Hello everyone, this is Anjali. Welcome to channel Anjali Studies Fair. Today we are going to derive an expression of electric field at any point on equatorial axis due to a dipole. डायपोल के कारण इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डायपोल बनाएंगे। डायपोल होता है क्या है, इक्वली चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2a या फिर विच आर सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिनमें क्या होता है जो दो चार्जेस बहुत छोटी दूरी पे एक दूसरे से मतलब बहुत ही छोटी डिस्टेंस उनके बीच में। और डायपोल मूवमेंट को हम p से डिनोट करते हैं, वहां हमसे डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। मतलब एक आपके पास डायपोल रखा होगा और उस डायपोल से आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। सबसे पहले हम डायपोल ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पे हमने 2 पॉइंट्स मार्क करके रखा हुआ है। दैट इज वन इज मार्क्ड एज -q एंड अनदर विल बी मार्क्ड एज +q। ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो जो भी डायपोल होगा उससे परपेंडिकुलर पॉइंट जो होगा वो हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। वी आर गोइंग टू मार्क इक्वेटोरियल पॉइंट एज पॉइंट P। अब हम वहां से पॉइंट P को मार्क कर दिया है। So now we have to calculate electric field at point P। अब P पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब P पॉइंट में कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने मान के रखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल एंड द P पॉइंट विल बी r। तो मैंने डिस्टेंस मार्क करके रखी, द डिस्टेंस बिटवीन द P पॉइंट एंड द डायपोल विल बी r एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल विल बी 2a। इनके बीच की दूरी है वो हमने 2a मान के रखी है। So now we are going to join the -q and p point। -q और p point को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं और नेक्स्ट तो एक बार हमने -q और p point को ज्वाइन किया, दूसरी बार +q और p point को ज्वाइन कर दिया। Now we are going to calculate electric field at point p। अब p point पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आएंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, विल ऑलवेज मूव अवे। तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। अब व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन एन एंगल, किसी एक एंगल पे ये एक्ट कर रहे हैं, तो जब दो वेक्टर किसी के एंगल पे एक्ट करेंगे तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये इस साइड को आएगा कुछ, तो ये क्या आएगा E नेट। तो मुझे इस E नेट को कैलकुलेट करना है, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब ये वाली जो लाइन है इट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही होगी E नेट की और वो इस वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल ही दिख रही है लगभग, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं, मतलब P को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है तो ये E -q है, इसको इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन के बीच में अगर मैं एंगल थीटा कंसीडर करती हूँ, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन से इन लोगों के बीच में हमने क्या करा, इसे एंगल थीटा कंसीडर कर लिया। अगर ये थीटा तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और अगर ये अल्टरनेट एंगल हैं तो आप आराम से ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि अब अगर आप पैरेलल लाइंस को कंसीडर करो तो ये इधर एक इधर, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तब करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल से क्या होगा, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी, कंसीडर अ डायपोल ऑफ equal charges, equal and opposite charges equal and opposite charges +q and -q separated at a distance of of 2a. So the electric field
So the electric field at point P is given by, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, तो पी पॉइंट पे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी या ई नेट जो भी होगा वो मैं कैलकुलेट करूंगी। तो उसके लिए मैं लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी एंगल पे, तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा पी पॉइंट पे आ रहा होगा वो किन की वजह से आ रहा होगा। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के अगर मैं दो कंपोनेंट करती हूँ, एक एंगल पे एक्ट कर रहा है तो पक्का इसके दो कंपोनेंट हो रहे होंगे, तो एक ऐसे एक ये कंपोनेंट हो रहा होगा और एक ये कंपोनेंट हो रहा होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर इसका मैं एंगल करूँ तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और थीटा के साथ बनाने वाला एंगल दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा के साथ बनाता है वो कॉस होता है, बाकी दूसरा वाला क्या होगा साइन थीटा। सेम वैसे ही यहाँ पे ई माइनस क्यू का जो परपेंडिकुलर बनाएगा दैट विल बी, यहाँ पे हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे जो बनाएगा दैट विल बी ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ये दोनों तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि कैंसिल आउट क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री देन दे कैंसिल ईच अदर। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी तो सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², तो यहाँ पे KQ/R² की जो वैल्यू होगी वही इसकी भी होगी, बस साइन से अलग है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेट किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू कॉस थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस क्यू कॉस थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम। मैं दोनों को क्या करूंगी, जोड़ लूंगी, ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। लिख सकते हैं हम। अब प्लस क्यू कॉस थीटा की वजह से कितना आ रहा होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इक्वल्स टू, अब प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दैट इज कितना आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू, क्योंकि चार्ज तो वही है, R²। R² क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो मुझे कैलकुलेट करनी होगी, ये मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, तो इनके बीच की वाली डिस्टेंस मुझे पता करनी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ R एंड A, क्योंकि मैं डिस्टेंस 2 दे के रखी है, और डायपोल की जो हाफ डिस्टेंस होगी दैट विल बी A एंड इट विल आल्सो बिकम एज A। ये आधी आधी हो जाएगी। और पहली बात तो ये जो पॉइंट एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस पे वो क्या होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, ये 90 डिग्री होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा एक्सिस से 90 डिग्री ड्रॉ करता है, तो ये 90 डिग्री होगा। तब मैं आसानी से क्या कर सकती हूँ, लगा सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं इस जगह का नाम दे दूँ A, P एंड Q को मैं देती हूँ B, ठीक है। तो A, P, B अगर नाम दे दूँ तो मैं आसानी से AP की वैल्यू हो या फिर आप कहो BP, दोनों सेम ही आएगा, ठीक, दोनों सेम ही रहेगा। तो मैं लिख सकती हूँ बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो A² प्लस R²। एज अ रिजल्ट मैं आसानी से लिख सकती हूँ कि AP का स्क्वायर इक्वल्स टू A² प्लस R²। AP इक्वल्स टू लिख सकती हूँ √R² प्लस A का स्क्वायर, और AB जो होगा वही मेरा क्या होगा, BP भी होगा, दोनों जो सेम ही सेम होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे R² प्लस A², तो KQ अपॉन R², और साथ में क्या है, cos थीटा है। आज इट मैं अभी cos थीटा लिख दे रही हूँ। दूसरा भी यहाँ पे सेम ही आएगा, दैट विल बी KQ अपॉन R² प्लस A² अंडर रूट ऐसे कर दिया, और आ गया cos थीटा। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, तो ऐड करने के बाद मेरा आएगा 2KQ अपॉन, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा R² प्लस A² cos थीटा। अब मैं क्या करती हूँ, cos थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेती हूँ कि cos थीटा है तो है कितना। As we all know cos थीटा, थीटा क्या होता है cos थीटा, इट इज अ रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, तो बेस मेरा कितना है, दैट विल बी A, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √R² प्लस A का स्क्वायर।
तो मैं cos थीटा की जगह यहाँ पे लिख सकती हूँ आसानी से a अपॉन अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दिया 2kq इंटू a अपॉन इसकी पावर तो 1 है, एज अ होल इसकी पावर 1, और इसकी पावर अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, r स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर का पावर 1/2, एंड वी नो दैट 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3/2। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 3, 3/2। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 3/2। If I want to write this expression in terms of dipole moment तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि P equals to Q into 2A, क्योंकि dipole moment क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं उसे P के टर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि वो P equals to कितना था, Q into 2A, तो यहाँ पे Q मिल गया, ये 2A मिल गया, तो मैं आसानी से लिख सकती हूँ Q into 2A equals to P, तो लिख प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। मैं आसानी से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी Kp r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। If the value of a is very very smaller than r, then we can also write it as electric field at P point equals to Kp upon r square into 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, देख सकती हूँ Kp अपॉन आर क्यूब। ये पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को आता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट।